इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। असेंबली का धुआंधार सेशन, मगर सबसे पहले बात करेंगे जुनैद जमशेद की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। जुनैद जमशेद सुपुर्द खाक कर दिए गए, मगर हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। कौमी असेंबली के इजलास में फिर हंगामा आराई। Kindly address the chair. Quraishi साहब address the chair. नहीं, आप मत बोलें। Quraishi साहब address the chair. अगर वो बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। नहीं, you address the chair. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो बिल्कुल इसके अहल नहीं है कि वो अपने इस मनसब से चिमटे रहे, वो इस मनसब से अलहदा हों और ख़ुद को वज़ीर आज़म से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के साथ वाबस्ता करें। इलेक्शन 2017 में होंगे, तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी। हालात से घबराने वाला नहीं, वजीर आजम का ऐलान। घबराने वाला तो मैं नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज कहां तक जा सकता है, पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली शफकत महमूद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीर मजरुल हक से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से और जुनैद जमशेद के हवाले से बात करेंगे उनके भाई हुमायूं जमशेद से। पाकिस्तान की इंस्पिरेशन, पाकिस्तान का हीरो जुनैद जमशेद आज सुपुर्द खाक उनको कर दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग जनाजे में शरीक थे, जोक दर जोक आ रहे थे और अपनी मोहब्बत निछावर करना चाहते थे उस हस्ती पर जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को गाइडेंस दी। शायद पता भी ना हो किन किन लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील की, किस किस तरीके से लोगों की मदद की, किस तरीके से अपनी ज़ात को एक मशअल राह बना लिया। बहुत सारे लोगों के लिए यूथ जिसको मिलता नहीं था कोई एग्जाम्पल, उन्हें नजर आई जुनैद जमशेद की शख्सियत में एक ऐसी हस्ती जो कि जो भी काम करती रही कामयाब होती रही, जिस भी फील्ड में गए कामयाब होते रहे और जितना जितना कामयाब होते गए उतना ही हम्बल वो नजर आए। कभी भी नहीं देखा कि थोड़ा सा भी उनके अंदर किसी बात के वजह से कोई नखरा आ गया हो या कोई उनको लगे कि मैं कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, जबकि बहुत टैलेंटेड थे। और ऐसा बहुत कम होता है, ख़ासतौर पे हमारी फील्ड में हमारा रोज़ राब्ता रहता है, थोड़ा बहुत असर सबके ऊपर आ जाता है। मगर जुनैद जमशेद एक ऐसी शख्सियत थे जिसने भी उनसे बात की, इंक्लूडिंग मी, वो ऐसे लगा कि अपने ही भाई से बात की है, ऐसे गाइडेंस मिली जैसे अपने ही किसी बड़े ने बताई है। इसलिए पाकिस्तान का यकीनन बहुत बड़ा लॉस, सबने ही महसूस किया इसको। मौलाना तारिक जमील जो कि नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे, वो भी बड़े आबदीदा थे। उन्होंने क्या कहा, लेट्स लिसन टू हिम। पहले ही टिमटिमाते चिराग हैं, बड़े अखलाक वाला इंसान था, हर रिश्ते पे पूरा उतरा। बाकी कमियों से कौन खाली है? वो तो इंसान ही नहीं जिसमें कमी ना हो, वो तो इंसान ही नहीं जिसमें कोताही ना हो। लेकिन आप यकीन माने, ऐसे आली अखलाक, ऐसे आली अखलाक, ऐसा मीठे बोल, ऐसा अच्छा मिजाज। अल्लाह ताला ने उस नौजवान को बहुत नवाजा। इतना ही उसका वक्फा था, यहाँ जाना ही था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप सब की खिदमत में गुजारिश है, उसके लिए दुआ फरमाएँ, उसकी बख्शिश के लिए दुआ फरमाएँ। और सबकी दुआएं आज जुनैद जमशेद के साथ थीं जिस वक्त उनको दफनाया जा रहा था। हुमायूं जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद जमशेद के भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। पूरा पाकिस्तान सोगवार है आज हुमायूं साहब, मगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, इतनी मोहब्बतें। आपको अंदाज़ा था कि आपके भाई इतने लोगों के भाई हैं? जी फरिया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ फरिया, मतलब मैं अब क्या बोलूँ, मुझे तो शुरू में नहीं था। पहले तो मैं समझ रहा था कि ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया।
और जहाँ जहाँ से मुझे कॉलें आती थी और लोग जैसे धाड़े मार मार कर फोन पर होते थे, यकीन करें कि मेरा दिल हल्का हो गया कि मेरे साथ मेरा दुख बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं। बड़ी दिल को मेरी तकवीयत पहुंची और मुझे कॉल आती थी, कोई कहता था कि ये जुनैद मेरे भाई की तरह था, कोई कहती थी कि जुनैद मेरा भाई था, कोई कहता था कि ये मेरे बाप की जगह है, कोई कहता था ये मेरी औलाद है बेटा, तुम जिस तरह तुम मेरी औलाद हो। तो मुझे मुझे एहसास हुआ, मैं तभी बार बार ये कहता रहा उनसे सबसे, मैंने कहा देखिए जुनैद की जगह तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आपका एक भाई भी अभी मौजूद है, आपका एक बाप भी मौजूद है, आपका एक बेटा भी अभी मौजूद है। लेकिन हकीकत ये है फरीहा कि ये बहुत मुश्किल है इसको पूरा करना। मेरे लिए भाई भी, मेरे लिए वो दोस्त भी, दुख भी शेयर करने, गम भी शेयर करने, खुशी भी शेयर करनी, और कभी कभी मेरे लिए बाप का रोल था मेरा, हालांकि मुझे सिर्फ 1 साल बड़ा था, लेकिन वो शख्सियत कुछ ऐसी थी कि वो कहते ना कि अल्लाह ने उसमें ऐसी ऐसी सलाहियतें डाली हुई थी कि बस वो हर रोल में मेरे लिए पूरा कर रहा था। नो डाउट तो बड़ी कमी है। हुमायूं साहब, जो पूरा वाक़या हुआ उस हवाले से, अब तहकीकात के हवाले से आपका कोई मुतालबा है? आप समझते हैं कि इसके ऊपर संजीदगी से एक्शन होना चाहिए, या आपको लगता है कि जो चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है दैट्स इनफ? नहीं जी, देखें, जहाँ तक एक्शन की बात है तो इंक्वायरी तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर इंक्वायरी होगी तो इससे पता चलेगा कि क्या इसके अंदर फॉल्ट था, और फिर वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होगी, तो ये तो हर किसी का भला हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी अगर कोई अपील है कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। हाँ, कोताही जरूर है, उस कोताही का अजाला करने के लिए हमको ये इंक्वायरी करवाना जरूरी है और उसको फिर रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। बात खाली इस्तीफे की नहीं होती, बात तो उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया होगा कि उनको फील हुआ होगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इंक्वायरी मैं समझता हूँ इसलिए जरूर होनी चाहिए कि ये दोबारा चीज जो है रिपीट ना हो। एब्सोल्युटली। सुहेल खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जुनैद भाई ने कंप्लेन की थी कि तैयारे में से बड़ी अजीब व गरीब आवाजें आ रही हैं। कोई ऐसी कंप्लेन का आपको पता है? नहीं, मुझे ऐसी कंप्लेन का नहीं पता कि उन्होंने कंप्लेन की हो। मैंने तो वही सुना जो मैंने वैसे जनरली दोस्तों में बात होती है, कुछ चीजें टीवी पे आती हैं, कुछ चीजें टीवी पे नहीं आती, कुछ चीजें हम जब बैठते हैं तो बहुत सारे लोग इनसाइड से शेयर करते हैं, तो इस तरह की बातें मैंने बहुत सुनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सही है नहीं है। कि इंजन पहले ही खराब था इसका, फिर कहा भी गया कि इसको हम एक इंजन पे इसको उड़ा लेंगे, ये इस तरह की बातें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बातें हैं, जब तक अब इस पे इंक्वायरी नहीं होगी तो ये हकीकत सामने नहीं आएगी, और हकीकत जरूर सामने आनी चाहिए ताकि इसको रेक्टिफाई किया जाए और ये मिस्टेक आगे। देखिए, हर जहाज की एक लाइफ होती है। राइट। हमारे पास एयरफोर्स में F-86 सेबर्स होते थे, आपके फादर तो खुद एयरफोर्स में रहे हैं फरिया, मेरे फादर तो फ्लाई करते थे F-86 सेबर्स। फिर हमारे पास MiG-19 रहे हैं, वो भी मेरे फादर ने फ्लाई किया, लेकिन एक वक्त आया कि अब वो जो है वो नुमाइश और जीनत के लिए काम आते हैं। आप देखें, वो चौक्स पे लगाए होते हैं या म्यूजियम के सामने रखे होते हैं। क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब जहाज खत्म हो गया, एक दफा उसकी लाइफ खत्म हो गई, अब उसकी रिप्लेसमेंट आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप उसको रिप्लेस करें, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो नुकसान ही दे सकता, आपको फायदा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि और नुकसान भी छोटा मोटा नहीं होता। एक एयरफोर्स के जहाज में 2 आदमी बैठ के जाते हैं, लेकिन जब ये जहाज कमर्शियल एयरलाइनर होता है, कितने लोगों की जिंदगी रिस्क पे आती है। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। जी फरमाइए। जी बोले फरिया। जुनैद भाई से कोई आपने, जब आई नो कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है, मेरे साथ खुद पर्सनली भी लॉस है, तो मुझे कम्प्लीटली आई कैन अंडरस्टैंड यू, लेकिन कोई ख़ास बात जुनैद भाई की आखिरी दिनों की जिससे आपको लगा हो कि शायद वो समझ रहे थे कि उनके पास वक्त कम है, या कोई बात जो उन्होंने ख़ास तौर पे आपसे की हो आखिरी दिनों में? यार फरिया, हमारी तो बहुत सारी बातें हुई, अब मैं आपसे क्या कुछ शेयर करूं कुछ ना करूं, लेकिन ये है कि
हम ऐसे ही बैठे हुए थे, गपशप लग रही थी, जुनैद ने कोई नया एक वेंचर शुरू करना था, तो मैंने उससे पूछा कि बड़े भाई, वो कभी कभी हम जब मजाक में बैठते थे ना, दूसरे लाइट मूड में बैठते थे, तो हम इस तरह बातें करते, छोटे भाई बड़े भाई, ये मजाक बनाते थे हम। तो मैंने उससे कहा, बड़े भाई बताओ यार कुछ, वो उसका क्या बना? तो कहने लगा, यार वो अभी टाइम ही नहीं मिल रहा, और वो उसका यूं हुआ। फिर कहने लगा मुझे कि यार देख, अल्लाह की नजर में सबसे महबूब जो एज है ना दुनिया से जाने की, वो 63 साल है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 63 साल की उम्र में उठा लिया। राइट। अब देख, उससे पहले जिंदगी चली गई तो पता नहीं है, लेकिन अगर 63 के बाद जो जितनी भी जिंदगी है ना, याद रख वो बोनस पे है। तो अब यार मैं 52 का तो हो गया हूँ, अब बता यार 11 साल के लिए क्या इस दुनिया के लिए एफर्ट करना है? जितना करना था कर लिया, अब तो जो भी इस दुनिया में एफर्ट करो वो एफर्ट करो जिससे आखिरत की कमाई हो। ये हम बातें कर रहे थे। राइट तो बिकॉज हम लाइट मूड में थे तो मैं हंस रहा था, तो मैं कह रहा था हाँ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मजाक में बातें करते हैं हम। तो बस ये बातें हो रही थी, हम हंस रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन उसमें भी जो है ये हंसी में भी ये बातें मुझसे कह रहा था। राइट। तो और कुछ बातें हैं बहुत, लेकिन वो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे, लेकिन बहुत सारी इसी तरह की फरिया बातें होती थी जिससे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जुनैद की जिंदगी को अगर आप डिवाइड करें फरिया, तो हुकूकुल्लाह हुकूकुल के बाद ये दो चीजें इसकी लाइफ की, और उसमें जो इम्पोर्टेंस थी और जो प्रायोरिटी टॉप पे थी वो उसके अखलाक, हुकूकुल लिबास। वो उसने फैसला ऐसा किया हुआ था कि यार मुझे अपनी जो है ना लाइफ उस तरह उस पैटर्न पे डालनी, उस अखलाक पे डालनी जो आज उनकी तरफ दिखाए हुए थे। आई थिंक ये उसको इसका बहुत बड़ा अजर मिला। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हमारे भाई फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सब पाकिस्तान आता है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम इफ्तिखार इस्माइल साहब, बिकॉज इंक्वायरी के हवाले से उन्होंने कहा, सो आई वुड रियली लाइक यू कमेंट कि किस हद तक हुकूमत संजीदा है कि इस इंक्वायरी में से कोई नतीजा निकले। 100%, मतलब ये इस पर कोई डाउट नहीं है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और जैसे हुमायूं साहब ने फरमाया, एकदम सही कहा कि मतलब ये ख़ास तौर पे इसलिए होनी चाहिए कि इस किस्म के मज़ीद एक्सीडेंट से हम बच सकें। जो भी इंक्वायरी का नतीजा आएगा अल्लाह करेगा, देखें आप फ्रेंच टीम भी आ चुकी है, वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या हुआ। बड़ी जानें रोज़ जाती हैं, हम सब सफ़र करते हैं, तो मतलब हुकूमत इज़ एब्सोल्युटली सीरियस। हमने सफ़र किया हुआ इकट्ठे, उस वक्त भी टर्बुलेंस आई थी, इफ यू रिमेंबर, तब भी सब टर्बुलेंस इज अ नेशनल फिनोमेना, लेकिन PIE के प्लेन्स के हवाले से खदशात बार बार लोग इनका इजहार करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब वैसे जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि PIE इज़ अ सेफ़ एयरलाइन, और ये हादसा हो गया, हादसे दुनिया में होते रहते हैं। सो जो फ्लाइंग पब्लिक है उनको परेशान नहीं होना चाहिए। आज़म साइगल साहब ने बड़ी अच्छी एक रिवायत भी काम करी है रेजिग्नेशन देकर। उनके ख़िलाफ़ बहुत फिर गलत बातें भी आने लगी थी कि वो तनख्वाह ले रहे थे, वो सारी बातें दुरुस्त नहीं थी। लेकिन इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी पब्लिक भी की जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला जो भी मतलब कोई हम इंडिविजुअल के ऊपर ब्लेम करना नहीं चाह रहे, लेकिन जो सिस्टम वाइड गलतियां होंगी अगर वो हैं तो उसको शुक्र महमूद साहब, आर यू कॉन्फिडेंट कि इंक्वायरी के हम नतीजा भी देखेंगे, कंसिडरिंग जो माजी में क्रैशेस हुए हैं उसकी कोई इतनी हमने नहीं देखी ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर? थोड़ी बहुत स्केप्टिसिज्म तो है, थोड़ी बहुत ये सोच तो है कि पता नहीं सही तरीके से बेलाग किस्म की इंक्वायरी होती है या नहीं होती, लेकिन मैं कबल अज़ वक्त उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें, फिर देखेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मुझे और मेरा ख्याल है कि बेशुमार लोग जो PIE में ट्रैवल करते हैं, एक ख्याल ज़रूर आता था कि अगर हमें सरकारी इदारों में इनएफिशिएंसी बेशुमार नज़र आती है, और हर सरकारी इदारे में इनएफिशिएंसी, सलाहियत का ना होना, कमज़ोरियाँ, रिश्वत, ये सारी चीज़ें आपको सरकारी इदारों में आती हैं नज़र, तो ये ख्याल आता था कि PIE जो है वो उस माहौल से मुख्तलिफ कैसे हो सकती है। और ख़ास तौर पर जो वरी होती थी वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की होती थी कि अगर जितने सरकारी इदारे हैं उनमें सलाहियत का इतना फुकदान है या इनकॉम्पिटेंस है और लोग अपना काम सही नहीं करते, तो क्या ये ज़रूरी है कि मेंटेनेंस वाले भी उस सारे जो इर्द गिर्द एक माहौल है उससे अलग होकर करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को साबित हुआ कि ये क्रैश भी हुआ। उससे पहले गिलगित का एक प्लेन का क्रैश हुआ था, उसके चंद दिनों बाद मेरे ख्याल मुल्तान में एक इंजन में आग लग गई,
कुछ और भी खबरें आई कि कोई जहाज़ सऊदी अरेबिया में था। हीथ्रो से भी फ्लाइट आ रही थी, उसके अंदर भी तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि इंक्वायरी से ज़्यादा हमें ये हुकूमत की तरफ से अश्योरेंस चाहिए कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या जो फ्लाइंग करते हैं, मेरा ख्याल फ्लाइंग करने वालों की महारत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मेंटेनेंस और ये बाकी चीज़ें हैं या इसमें कोई अंग्रेजी में कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स तो नहीं हो रही, कि यानी कि कोई चीज़ अगर कोई पुर्जा रिप्लेस करना है तो कहीं ये ना हो कि जी उसी वक्त एश्योरेंस होगी जब ट्रांसपेरेंसी होगी, व्हेन दिस विल बी ऑल आउट। मैं इतना से कह दूं कि मैं कुछ अर्से तक पीआईए के बोर्ड पे भी रह चुका हूं कि जब से हमारी हुकूमत आई, और मैं कोई सियासत में बात नहीं कर रहा हूं, हमने एक रूल कर दिया है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ही पार्ट्स दिए जाएंगे, कि कोई खुदा न खास्ता कोई डुप्लीकेट जाली पार्ट ना आ जाए। कितना है, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी मैं आपको बताऊं कि पीआईए के जो काफ़ी जहाज, ये जहाज भी था वो सिर्फ 7 साल ही पुराना था, विच इज़ नथिंग इन द लाइफ ऑफ एन एयरक्राफ्ट। हादसा ज़रूर हुआ है, और पीआईए की केबिन कभी इतनी अच्छी से नहीं होती, लेकिन मेंटेनेंस के अंदर दे डोंट स्किम्प। हम 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च ज़रूर कर देते होंगे, लेकिन ओरिजिनल इक्विपमेंट पार्ट लगाते हैं और सही हम वक्फा लेते हैं। उम्मीद है ये क्योंकि हर कोई ही ट्रैवल करता है पीआईए से कि इसको संजीदगी से लिया जाएगा। आफ्टर ब्रेक असेंबली का धुआंधार सेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग यूनाइटेड फेयर। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस क्या आई पार्लियामेंट में इंतहाई जारहाना मूड में नजर आ रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आते ही क्या क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। सवाल यह है कि वो शख्स जो आपको हमेशा स्पीकर कह के मुखातिब करता रहा, ये नौबत क्यों आई, ये नौबत क्यों आई कि मुझे स्पीकर को जनाबे अयाज सादिक कहना पड़ा। जरा इस पे गौर कीजिएगा, ठंडे दिल से गौर कीजिएगा। स्पीकर से नाराज हैं, स्पीकर का इस्तीफा चाहिए। साद रफीक साहब की बात पर इतराज किया, साद रफीक साहब ने फिर माफी भी मांग ली। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया, लेट्स वॉच दैट एज वेल। घबराने वाले तो इन हालात से घबरा जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है अल्लाह ताला का कि अगर हम घबरा गए तो फिर ये मुल्क और कौम फिर किधर जाएगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, और इंशाअल्लाह जब तक सांस में सांस है इंशाअल्लाह इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। शफकत महमूद साहब, क्या वजह है? एक तो आप लोगों ने पहले कहा कि नहीं आना, पार्लियामेंट में आ गए, आते ही इंतहाई अग्रेसिव स्टांस, ताकि कोई ये ना पूछ ले कि क्यों आपने नहीं, ये बात नहीं है। पार्लियामेंट में हम किसी की मेहरबानी से नहीं आए हुए, किसी ने हमें नॉमिनेट नहीं किया। हमारी जमात ने 80 लाख वोट लिए हैं, 80 लाख पाकिस्तान के शहरियों ने हमें पार्लियामेंट में भेजा है। पार्लियामेंट के टैक्टिक्स जो हैं उसमें हम बायकॉट भी कर सकते हैं, हम वापस भी आ सकते हैं, इसमें कोई गैर जमहूरी बात नहीं है। हम एहतजाज भी कर सकते हैं, हम वॉकआउट भी कर सकते हैं, हम पार्लियामेंट की वेल में भी आ सकते हैं। कल हमें जो गुस्सा जिस बात पे आया था वो ये था कि प्रिविलेज मोशन हमने भी दिया और पीपल्स पार्टी ने भी दिया, और स्पीकर साहब ने, अयाज सादिक साहब ने बगैर सुने बगैर समझे अपने चैम्बर में बैठ के उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जब खुर्शीद शाह साहब ने तकरीर की तो उसमें हमें तकरीर करने का मौका देने के बजाय उन्होंने कहा जी मैं साद रफ़ीक को मौका देता हूँ। तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा जानिबदारी नज़र आई और हमने एहतजाज किया, और एहतजाज हमने बहुत किया, और हम चाहते थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बात करने की इजाज़त दी जाए, और आज वो बात कंसीड की गई। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को बात करने के लिए वो कहा गया, पर उसके बावजूद आज भी हमने बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी देखी, बात करने की इजाजत मिल भी गई। तो फिर जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो नून लीग के कुछ लोग जो थे उन्होंने ख़ास तौर पे आबिद शेर अली, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमने कहा ठीक है, शोर मचाओ, फिर आप भी मचाओ, फिर हम भी मचाएंगे। तो फिर जब वो खामोश हुए तो उसके बाद तकरीर शुरू हुई। देखें, बात जो असल चीज़ ये है जिसकी वजह से ये तनाज़ा कि नवाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे एक तकरीर फरमाई, और वो पढ़ी यानी कि लिखी हुई तकरीर पढ़ी, ये नहीं कि कोई फिलबदी कुछ कह दिया। और उस तकरीर में जो कहा वो वक्त ने साबित किया, बल्कि अदालत में साबित किया, और इन्होंने खुद साबित किया कि वो जो उन्होंने कहा वो सही नहीं था।
तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट का एक इस्तेहकाक होता है कि इन्होंने पार्लियामेंट के सामने गलत बयानी की। जब गलत बयानी की या झूठ बोला तो उस पर हमने कहा कि वज़ीर आज़म फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके लिखी हुई तकरीर में जो चीज़ कह रहे हैं वो खुद ही उसकी नफी भी कर रहे हैं इन द सेम पार्लियामेंट, जिसको आप लोग रबर स्टैम्प भी कहते हैं। बट चलिए ठीक है, मैं जो हम मर्जी कहें पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट हमारी है, हम पार्लियामेंट में वोट लेके आए हैं, हम उसको रबर स्टैम्प कहें, उसको हम जो मर्जी कहें, राइट, हमारा हक है। लेट्स गो टू पीर मसरुल हक। पीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो शिकायत हैं स्पीकर से, ये सही समझते हैं आप हैं? मैं इससे पहले कि इस मौजू पे कुछ कहूँ, मैं जुनैद जमशेद साहब के लिए भी बहुत गमगीन सारी पाकिस्तानी कौम के साथ, बल्कि मुस्लिम उम्मा को जो दुख पहुंचा उसमें हम बराबर के शरीक हैं। आज मैंने समंदर के किनारे पे दूसरा बड़ा समंदर ठाठे मारते देखा और मुझे उनकी वो याद आ गई जो हमद वो गाते हैं कि दिल बदल दे। और मैंने लोगों को दौड़ते हुए जनाजे पे जाते देखा जनाजा नमाज के लिए, और मैं समझा कि ये न सिर्फ हम लोगों का दिल बदला लेकिन कई बेशुमार इंसान मुसलमानों का दिल उन्होंने बदल दिया अपने जादू भरे आवाज से। तो अब मैं आ रहा हूँ इस पे कि ये देखें, स्पीकर का ये इस्तेकाक तो बिल्कुल है कि वो चैम्बर में किल कर देता है मोशंस। कई हमारे सिंध असेंबली में भी तकरीबन रूल्स एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन बात यह है कि एक स्पिरिट होती है डेमोक्रेसी की, उसको मलूज़ खातिर रखना चाहिए। अब एक ही इदारा है उसको मजबूत करना है, वो है पार्लियामान। पार्लियामान अगर मजबूत होगी तो स्पीकर भी मजबूत होंगे, सारे अरकान भी मजबूत होंगे, बल्कि अवाम मजबूत होगी। अब जमहूरियत हमारे पास अब नई नहीं समझे कि आइए कि ये चल रही है, लेकिन अगर हम स्पीकर तो कस्टोडियन होता है ना हाउस का, उसको चाहिए कि वो ज़रा दिल बड़ा करे और बोलने दें। ठीक है, क्या होगा भला, क्या कोई गोली लग जाएगी इससे? ये तो स्पिरिट यही है पार्लियामान की कि जो अवाम के जो जज्बात हैं वो उनके मुंतखब शुदा अरकान के ज़रिए एक हाउस के अंदर पार्लियामेंट के फ्लोर पे वो ज़ाहिर हों। अब उसका वो नहीं करेंगे तो फिर ये धरने लगते हैं, फिर वो बाहर सड़कों पे आ जाते हैं। तो उससे बचने का एक ही ये तरीका है कि वो उनको चाहिए था कि वो अरकान को बोलने देते। अब उनको मौजूद अरकान है असेंबली के, जैसे वो मुंतखब है इस तरह दूसरे, अब उनका एक मनसब है। So genuine concerns आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुफ्ती इस्माइल साहब, I'll come to you but I have to take a quick break। यकीनन ये लम्हा फ़िक्र चाहिए हुकूमत के लिए, जब स्पीकर को खुद अपनी सफाई देनी पड़ जाए तो पार्लियामान का तकद्दुस कितना होगा। आफ्टर ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट फेरिया। एंड वेलकम बैक। मुफ्ती इस्माइल साहब, जिस वक्त रेफरेंस एक रोक लिया गया, एक भेज दिया गया, कंट्रोवर्सी तो उसी वक्त आ गई थी। अब ये इतनी बढ़ गई है कि स्पीकर को खुद अपनी डिफेंस में आज स्पीच करनी पड़ी थी असेंबली में। हाउ डज इट लुक? वो मैं अगर आपकी ज़्यादा तो 2-3 बातें जो हुई हैं उसकी जवाब दूं। वो एक जो सियासी जो हमारे वकील ने, मुस्लिम मियाँ साहब के वकील ने कहा था कि सियासी स्पीच थी, उसके ऊपर बड़ी मेरे ख्याल से कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, तो मैं क्लियर कर दूं। एक आपको याद है कि खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था नजम सेठी साहब के पास वो 35 पंचर, और जब वो टेप नहीं आ सकी तो उन्होंने कहा कि ये सियासी स्पीच थी। बेसिकली वो कह रहे थे कि बैक ट्रैक कर रहे थे। हमारा मकसद ये नहीं था कि हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि सियासी स्पीच का मतलब है कि हम हकायक से दूर बात कर रहे हैं, वो और बात थी। हम तो कह रहे हैं कि जो मियाँ साहब ने स्पीच करी है पार्लियामेंट में वो हकायक पे मबनी थी, हम उसके पीछे खड़े हुए हैं और वो फैक्चुअल स्पीच है। सियासी स्पीच का क्या मतलब है? सियासी जो पार्लियामेंट में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि आप करें, हम हाजिर होंगे, अवाम के सामने हाजिर होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जो बात उन्होंने करी थी, सब्सटेंशियल फैक्ट्स दिए थे, वो सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे ट्रू हैं। जो खान साहब का जो 35, मैं आता हूँ उस पर, खान साहब के जो 35 पंक्चर की जो बात थी, जो हकायक पे मबनी नहीं थी, वो उस टाइप की नहीं थी। अब जाइए, अब आइए, अब एक्चुअल फैक्ट्स पे आ जाइए। वो प्राइम मिनिस्टर ने बताया अपने दुबई की बिजनेस का, प्राइम मिनिस्टर ने बताया अपने सऊदी अरब के बिजनेस का, उन्होंने बताया कि इन फंड से हमने जाके लंदन में ये चीज़ें खरीदी हैं। इसके बारे में मुझे भी ठीक है, सबको बताया था उन्होंने। ठीक, अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि जब कॉम्पिटेंट फोरम आएगा तो हम पूरी
अपनी पूरी जो है वो पेश करेंगे, जो भी केस है वो पेश करेंगे। वो नहीं कह रहे थे कि हमने मुकम्मल केस यहाँ पे पेश कर दिया है, जब भी फोरम आएगा हम पेश करेंगे। और जब फोरम आया तो हमने ये भी बताया कि सऊदी अरब से जो दुबई से पैसे थे वो पैसे हमने कतर में दिए थे, और कतर के फिर वो उसका शहजादे का खत भी आया और वो भी दिखाया कि वो पैसे वहाँ से ट्रांसफर हुए और वो प्रॉपर्टीज उनकी थी जो उन्होंने ट्रांसफर करके दी। बट व्हाट वाज मेंशन्ड इन पार्लियामेंट वाज नंबर 1, एक फैक्ट ये मालूम था कि ये इनके पैसे थे जो दुबई से आए थे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त हो सकता है कि कतर के शहजादे से, देखिए किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने से पहले आप उनसे पूछेंगे तो सही ना कि हम आपका नाम देना चाह रहे हैं, हम आपका नाम देना चाह रहे हैं, लेकिन पैसे तो मियां साहब के थे, कतर के शहजादे के पैसे तो नहीं है, पैसे तो मियां साहब के थे जो उनकी फैमिली ने उस पर इन्वेस्ट किए थे। हैविंग सेड दिस, लेकिन अभी जब ये खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा। अभी तो मेरी बात ये पहली बात नहीं, ये अगर आपने डिटेल बात कर रही, टाइम नहीं है, आप जरूर, आप मैं तो ये बात कर रहा हूं, पॉइंट जो पीर साहब जो बात कर रहे थे, हम अभी स्टैंड बाय करते हैं। दिस इज नॉट लाइक द 35 पंक्चर वाली बात, कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं रह रही। जो पीर साहब बात कर रहे थे, देखें कल भी स्पीकर साहब ने कहा था कि एक अपोजिशन, देखिए अपोजिशन की 8 पार्टी को तो चांस नहीं देंगे, एक अपोजिशन की पार्टी को चांस दिया, खुर्शीद शाह साहब इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। सेकंड चांस हमारे आदमी को मिलना चाहिए था, थर्ड चांस फिर शाह महमूद का आ जाता। एंड सेकंडली जो स्पीकर साहब ने कहा कि हम सब जुडिस मामले पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट की पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून जो है, हम तो चाहते हैं कि बात करो, हम पार्लियामेंट में बात करने के लिए तैयार हैं, हम कोर्ट में बात करने के लिए तैयार हैं, हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। इनकी जो पिटीशन थी उसकी नंबर 1 प्रेयर थी कि कमीशन बनाओ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर किया तो पीछे हट गए, हम तो कहीं से पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, बस आपने आज अपना मीडिया सेल के लिए काम कर दिया। आज अपना मीडिया सेल का देखिए, बात ये है, पहले नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हमने दुबई में मिल लगाई जाके, ये नहीं बताया कि वो कैसे लगी, कहाँ लगी। बाद में पता चला तारिक शफीक के नाम पे थी वो, फिर कहा वो बेनामी थी, फिर उसको कहा कि इतने में बेचा, हमने साबित किया कि वो इतने की बिक ही नहीं सकती थी। फिर कहा कि हम उसको इतने $मिलियन मिलियन दिरहम्स में बेच के हम जद्दा ले गए। जो $मिलियन दिरहम्स की जो उन्होंने बात की वो वक्त ने साबित किया कि वो गलत था, वो बल्कि खुद ही उन्होंने साबित कर दिया कि 12 मिलियन क्लेम किया, बाद में जद्दा जाने का कोई प्रूफ नहीं दिया। फिर बीच में से एक नई चीज़ निकाल दी कि जी पैसे जद्दा नहीं गए थे, कतर गए थे, तो वहाँ तो नफ़ी तो वहीं होगी, झूठ तो वहीं नज़र आ गया। उसके बाद क्या किया, मेरे बच्चों ने जद्दा की मिल बेच के कारोबार किया, ये थे वो वसाइल। हमने शो किया कि ये जो हसन नवाज साहब है, ये 2001 से 1999 में स्टूडेंट थे, 2001 में फ्लैगशिप एंटरप्राइजेस बनाई और माशाल्लाह 7 कंपनियां बना दी, और वो सारा कुछ 2005-6 से पहले हुआ। यानी कि वो पैसे कहाँ से आए जिनसे उन्होंने कारोबार किया। इतने ज्यादा झूठ है इसके अंदर, और ये सारी चीजें जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहीं और सारी चीजें भूल जाए। जो कतरी ने बात की है, या कतरी का इन्होंने खुद खत दिया है, वो इनकी अपनी तकरीर की नफी करता है। राइट पीर साहब, कल इमरान खान साहब ने ये बात कही कि 99% लोगों का अगर आप सर्वे करें तो वो ये बात कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है अकॉर्डिंग टू हिम, और 99% ये कहेंगे कि उनको सजा नहीं मिलेगी। क्या आपका भी ख्याल यही है कि परसेप्शन यही है कि सजा नहीं मिलेगी इस तमाम मामले पर, और परसेप्शन ये भी है कि काम भी गलत हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। इदारे जैसे भी हैं, हम लोग हमारे ही लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं। अब उनको चलने देना चाहिए जिस तरह पार्लियामान को चलने दिया जा रहा है। पॉलिटिक्स हो रही है, डेमोक्रेसी जैसी भी है, धक्के पे है, कैसी भी चल रही है, तो इस तरह जुडिशरी को भी आप चलने दें। जुडिशरी में भी जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी होगी, उसमें लोग भी शफाफ तरीके से आएंगे। जो अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जो हमारा मुल्क है उसके हिसाब से तो वो भी बहुत अच्छे जज साहब हैं। Let me give this, unfortunately आज हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है। If you want to address जो सवालात उठाए शौकत महमूद साहब ने, इनके सवालात के सारे जवाबात कमीशन को मिल जाते, कमीशन बनने देते, ये क्यों भाग गए? मुझे समझाएं। एक मिनट मेरी गुजारिश है, सुन कमीशन की बात कर दो ना। देखिए, कमीशन की बात ये है, सिर्फ मांगा तो कमीशन ही, बिल्कुल मांगा था, ठीक।
हालात ने चीज़ें मूव ऑन की। ठीक। जब कोर्ट ने फुल बेंच ने शुरू किया और उसमें जब एविडेंस आ गई, ठीक, और उसमें जो सारे कागजात उन्होंने कहा कि जी 15 दिसंबर, You can't decide that, बट हमने ये कहा कि इतनी एविडेंस आ चुकी है कि यही कोर्ट डिसाइड कर सकता है, और इन्होंने एप्लीकेशन दी कि डे टू डे हेयरिंग करके करें। ये कोई नई बात नहीं है कि पीटीआई या खान साहब ने यू टर्न करी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में नहीं गए, चले, इनका हक है, लेकिन ये तो करते रहते हैं। हम अब भी तैयार हैं कि सुप्रीम कोर्ट करे, नया बेंच आए, वो बने, डे टू डे हेयरिंग